हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है सेट नंबर 10 हो गया। और इससे पहले हम लोग कितना 9 सेट कवर कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने जितने भी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में है उसमें जरूर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करिए, ताकि जितने भी लोग इस बार बीपीएससी पीटी 67 देने वाले हैं उनको भी ये लाभ मिल सके। पहले हम लोग प्रीवियस सेट देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु कौन सा था? ये मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। दूसरा था पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सी ऑक्सीन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इसका पूरा जो है डिस्कशन हम लोग कर चुके थे, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन बता देते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो ये राखी गढ़ी स्थित है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो आपको कल पूछा गया था एग्जाम सेट में। आज के प्रश्न हम देखते हैं सेट नंबर 10। पहला क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो मॉन्ट्रियल समझौता कब किया गया था? तो इसका जो है ना हम लोग एटलस में भी इसको चर्चा हम किए थे कि 1987 में किया गया था। 16 सितंबर 1987 को इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। यह ओजोन परत के हो रहे क्षय को रोकने के लिए यह एक हस्ताक्षर किया गया था, जो पूरी विश्व में लगभग बहुत सारे देशों ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर भी किया था। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस हम किसे कहते हैं। वैसा गैस होता है ये जो पृथ्वी को गर्म करता है, पृथ्वी को गर्म करता है। यानी कि पृथ्वी का जो है जैवमंडलीय जो है क्लाइमेट जो है यह इसका टेम्परेचर बढ़ाता है, उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जिसमें से मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या चीज है? ये सब जो है मीथेन है। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे देखते हैं, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो जैव मंडलीय क्षेत्र से पूरी तरह से सुरक्षित इसको किया गया है। इसके अलावा इसमें और हम कुछ कुछ देख सकते हैं, जैसे कि कुछ और भी जैव मंडलीय क्षेत्र है, जैसे कि नीलगिरी हो गया। नीलगिरी यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं? नंदा देवी हो गया। नंदा देवी आपको पता होगा कहाँ है? यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में नंदा देवी है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक नंदा देवी पर्वत भी है। इसके बाद मानस हो गया, यह मानस जो है असम में है। तो इस तरह से कुछ जो है जैव मंडलीय क्षेत्र है जिसको सुरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। यह हैदराबाद में स्थापित किया गया था 1974 में। 1974 में हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन का मुख्यालय स्थापना किया गया था। यह नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, जो इसरो के अंतर्गत आता है। इसका जो कार्य होता है वह उपग्रहों के द्वारा जो चित्र प्राप्त किया जाता है वह लोगों के द्वारा पहुंचाया जाता है। जो भी उपग्रह के द्वारा चित्र भेजा जाता है उसको से प्राप्त करके, और जो भी हम लोगों के बीच में यह दिखाता है वही चित्र। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे राशि जो परिणाम के साथ साथ दिशा को, जो वैसे राशि जिसमें परिणाम हो और उसके साथ साथ दिशा भी हो, तो उसे सदिश राशि कहते हैं।
लेकिन जिसमें सिर्फ परिमाण जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि विद्युत धारिता यह एक क्या चीज है, अदिश राशि है। प्रश्न में पूछ रहा है कि सदिश राशि नहीं है, तो ये कौन सा है, विद्युत धारिता है। विद्युत धारिता ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। इसका जो एसआई मात्रक होता है फैराडे होता है। एसआई मात्रक फैराडे। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। यदि जैसे कि मान लेते हैं कि यदि ये पृथ्वी है और इसका जो घूर्णन गति कितना है वर्तमान में, ये एक यानी कि एक चक्कर जो लगाता है वह 24 घंटा में लगा लेता है। पृथ्वी जो है एक पूरा चक्कर एक 24 घंटे में लगा लेता है। तो यदि यही कहा जा रहा है कि यदि इसका जो है स्पीड जो है ना काफी, इसका जो स्पीड है वो बढ़ा दिया जाए, इसका जो घूमने की जो गति है उसका बढ़ा दिया जाए। जब ये जब ये इसका गति बढ़ाएंगे तो इसका जो है ना ये समय इसको पास कम लगेगा। मान लेते हैं कि पहले 24 घंटा लगता था तो अब 22 घंटा लगेगा। तो इस तरह से अगर इसका बढ़ा दिया जाता है तो विषुवत रेखा पर जो होगा वो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घट जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण पर जो है विषुवत रेखा पर इसका मान घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है तो बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है उसकी संख्या कितना होगा। तो जब किसी वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच में रखते हैं तो इसके बीच जो है ना वह 0 अंश का कोण बनता है, एक 0 डिग्री का कोण बनता है। और दर्पण के बीच के रखे वस्तुओं जो होता है वह अनंत पे बनता है, यानी कि कई सारे इसका प्रतिबिंब जो है ना बनता है। वर्णवृद्धता नामक यानी कि कलर ब्लाइंडनेस रोग जो होता है वह किसके प्रयोग के द्वारा होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वह किसको, उस कलर ब्लाइंडनेस रोग को दूर करने के लिए किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें से, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ऐसा कोई भी लेंस नहीं है जिसके द्वारा कलर ब्लाइंडनेस को दूर किया जा सकता है। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो रोग होता है यह एक अनुवांशिक रोग होता है। यह किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जाता है, जो दूर किया जा सकता है। इसमें सभी वस्तुएं जो है, इसका कलर ब्लाइंडनेस का मतलब यही होता है कि उसमें जितने भी कोई भी कलर जो है ना एक समान दिखाई देता है, एक ही कलर का उसमें दिखाई देता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक वंशानुगत रोग है, वंशानुगत जेनेटिक रोग जिसको कहते हैं। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो अमीबा जो होता है उसमें विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन का निर्माण होता है। विखंडन के द्वारा कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी जीव का शरीर दो भागों में विखंडित हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है इस तरह से जिसका नया जीव का जो जन्म होता है वो विखंडन के द्वारा होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रश्न कह रहा है कि जब पानी में घोल करेंगे तो उसका क्वथनांक यानी कि गलने की जो प्रक्रिया होगा वह क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक जो है इसमें घट जाता है। क्वथनांक में जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस इसमें होता है। यानी कि तब इसका जो है टेम्परेचर, जब नमक में पानी मिलाएंगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा और गलनांक जो होता है वो घट जाता है। निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में इसका नहीं होता है। तो यह ध्रुवन एक क्रिया है। ध्रुवन जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंगे है। ध्रुवन जो होता है वह एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह अनुप्रस्थ तरंग जैसी तरंग होती है जिसके संचार के लिए माध्यम की एक आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्रुवन जो होता है वह केवल प्रकाश में होता है, ध्वनि में यह इसका जो सुनने की जो क्षमता है तो इसका संचार में के लिए इसका आवश्यक नहीं होता है। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था।
तो स्थिर वैज्ञानिक का स्थिर जो अनुपात है उसका जो दिया था, यह जोसेफ प्राउट के द्वारा दिया गया था। जोसेफ प्राउट के द्वारा स्थिर अनुपात दिया गया था। इसमें रासायनिक यौगिक होता है जो तत्व हमेशा द्रव्यमान को एक निश्चित अनुपात में, जिसका द्रव्यमान जो होता है वह एक निश्चित अनुपात में होता है, इसी को स्थिर अनुपात कहा जाता है। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस पत्रकार के द्वारा किया गया था? यह पायनियर एक पत्रकार है, पायनियर एक अखबार पत्रिका है जिसने इसका समर्थन किया था। और इसका वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वो 1878 के अधिनियम में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय जो जिसके कहते हैं, वो कौन थे? लॉर्ड लिटन थे, जिसके कार्यकाल में एक अधिनियम आया गया था 1878 का अधिनियम, जिसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इसी के काल में पत्रिका जो पायनियर जो पत्रिका है वो उसका समर्थन किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का, और अपने पत्रिका यानी अखबार में इसको संपादित भी किया था, छापा भी था। अधिनियम इस बाद में यही अधिनियम को 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। 1878 में, और इसका जो निरस्त किया गया इस अधिनियम को, और लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। रिपन यानी यहाँ पे हो गया निरस्त। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स का समय कार्यकाल जो था वो 1775 से 82 तक था। 1775 से 1782 तक इसका कार्यकाल चल था, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और इसी में फिर आगे चलकर 1782 जो वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो 1782 में भी सालबाई की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया। सालबाई की संधि, ये संधि आप जरूर याद रखेंगे, अक्सर ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया? तो सालबाई संधि। 1782 में क्या हुआ था? समाप्त हुआ, इसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में एक प्रमुख चित्रकार के रूप में थे? प्रमुख चित्रकार जो थे उस्ताद मंसूर, वह किसके दरबार में थे? तो यह जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। जहांगीर के शासन में मुगल जो चित्रकला था उसको स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि जहांगीर के काल में जो चित्रकला जो था वो चरम पे रहा था, चरमोत्सव पे रहा था, इसी को स्वर्ण युग कहा भी गया है। इसके अलावा जो उस्ताद मंसूर जो था वो जहांगीर के दरबार में रहता था, एक चित्रकारी था। इसके अलावा कुछ और भी जैसे कि थे, इसमें नासिर थे, मोहम्मद नासिर करके एक चित्रकार हुआ करते थे। फिर एक आगा राजा था, आगा राजा। इसके अलावा एक और थे जैसे कि अबुल हुसैन नाम के थे। ये सब क्या है? एक चित्रकार है, जो चित्रकारी है लोग, अबुल हुसैन चित्रकार है जो कि जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? द्वैतवाद सिद्धांत जो है यह माधवाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। माधवाचार्य के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। यह ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दीवान ए कोही क्या था? दीवान ए कोही जो था यह एक कृषि विभाग था। दीवान ए कोही जो था यह एक कृषि विभाग यहाँ पे कहने का मतलब हुआ। यह पूछ रहा है कि यह स्थापना जो हुआ था वो किसके शासक में हुआ था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यह इसकी स्थापना किया गया था।
मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसको स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी इसको कहा गया था। इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध था वह 1194 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, गौरी और जयचंद के बीच में किया गया था। 1194 जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। तो जिसमें जो है गौरी जो है ना, जयचंद जो है, इसमें इस युद्ध में 1194 चंदावर को जो युद्ध था वो जीता था गौरी, और इसमें जयचंद जो है वो हार गया था। इससे पहले जो है ना गौरी दो और भी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें से 1191 तराइन का युद्ध भी उसे कहते हैं। तराइन प्रथम हुआ था 1191 में, उसके अलावा तराइन द्वितीय भी हुआ था। तराइन द्वितीय ये दोनों जो है ना एक ही शासक के साथ लड़ा गया था, जिसमें तराइन प्रथम और द्वितीय जो था वो गौरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया था। पहले में तो पृथ्वीराज जीता, लेकिन दूसरे में पुनः गौरी जीत गया था। पृथ्वीराज जीता और यहाँ पे दूसरे में गौरी जीता। तो कुल मिलाकर मोहम्मद गौरी जो था वो इस समय 3 गो युद्ध लड़ा था, 1191, 1192, 1194। तराइन के प्रथम, तराइन द्वितीय और चंदावर का युद्ध, जिसमें तराइन द्वितीय और गौरी में चंदावर जो था वो उसमें जीत चुका था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश जो था यह, इससे पहले हम लोहार वंश जो था यह कश्मीर में था। इस वक्त कश्मीर में एक वंश चलता था लोहार वंश। इससे पहले जो था लोहार वंश से पहले उत्पल वंश हुआ करता था। उत्पल वंश के बाद ही एक लोहार वंश आया था, जिसका जो संस्थापक था वो संग्राम राज था। संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? संग्राम राज के द्वारा लोहार वंश की स्थापना किया गया था। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो बिंदुसार कौन था? तो यह मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार का जो कार्यकाल था वो 298 ईसा पूर्व, यह जो था वो मगध का शासक बना था। मगध यानी कि मगध की गद्दी पर यह कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में। यह किस वंश से था? तो यह मौर्य वंश से था और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसको जो था वो तारानाथ इसको कुछ जो 16 राज्यों का विजेता बताया था। इसे अमित्र घात भी कहा जाता है। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो जब जीवित शरीर में जब कोई चोट लग जाता है या कोई जख्म हो जाता है, तो उस तब जो है ना एक जो भी शरीर के जो ऊतक होता है या टिश्यू या कोशिका जो मर जाते हैं उसको नेक्रोसिस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस कहा जाता है। यह जीवित शरीर में पाया जाता है। जब भी चोट लगता है या जो कोई जख्म हो जाता है तो उसके भीतर की जो कोशिका होता है या टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वो मर जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है नेक्रोसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? तो पुरुष में जो है कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र की संख्या पाया जाता है, और ये 23 जोड़े संख्या होता है। यह जो है पुरुष में जो गुणसूत्रों की जो संख्या जो जोड़ा है वो एक्स वाई को दर्शाता है। 22 गो इसमें जो जोड़ा होता है, 23 जोड़ा में से 22 जो जोड़ा होता है इसको जो कहा जाता है ऑटोसोम कहा जाता है। ऑटोसोम इसको ऑटोसोम कहा जाता है। इसके अलावा एक जोड़ी जो होता है उसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। यही पुरुषों में 23वां गुणसूत्र एक्स वाई, और महिलाओं में 23वां जो गुणसूत्र होता है वो एक्स एक्स होता है। ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उस वक्त जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश की ऊर्जा में ही होती है। यह क्लोरोफिल के द्वारा, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों द्वारा अपना भोजन बनाता है। यह जल और क्लोरोफिल के द्वारा तथा प्रकाश की उपस्थिति में यह
अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, प्रकाश की जो ऊर्जा निकलती है वह रासायनिक ऊर्जा होता है। रसायन कौन सी ऊर्जा होता है? यह रासायनिक ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा होता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह प्रकाश की उपस्थिति में जल जल तथा क्लोरोफिल जल तथा क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन जो है वो बनाता है। पौधा अपना भोजन बनाता है। निम्नलिखित में कौन अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं? तो वैसी ऊर्जा जो जिसका कोई वैसी ऊर्जा जिसका क्षय नहीं हो सकता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें जो परमाणु ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा जो है यह पृथ्वी से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा जो है यह जमीन से प्राप्त होता है, और जमीन से प्राप्त होने वाला यह एक ईंधन पर आधारित है। इसका मतलब होगा कि ये कभी भी समाप्त हो सकता है। इसके अलावा पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और बायोगैस जो होता है ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इस ऑप्शन है शार्क, चूहा, चमगादड़ और सभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, क्योंकि शार्क जो होता है यह एक मत्स्य वर्ग का प्राणी है। इसके अलावा स्तनपायी जंतु की बात करें तो जिसमें गाय, चमगादड़ और चूहा ये सब जो होता है स्तनपायी पाया जाता है। ये शार्क जो होता है क्या होता है? मत्स्य वर्ग का एक प्राणी है। मत्स्य वर्ग। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 25वां प्रश्न था, जो आई होप अब जिसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए शार्क सही है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। इसका उत्तर जो है आपको कमेंट में बताना है। पहला जो क्वेश्चन है, दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूसरा है, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? तीसरा है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था? चौथा है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा अपने जो भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि अभी आने वाला जो भी एग्जाम है जैसे कि सीडीपीओ हो गया या फिर 67 पीटी हो गया, इसमें भी जितने भी जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं उनको भी इस स्टैटिक जीके का सीरीज में फायदा मिल सके। इसके बाद हम लोग करंट अफेयर का भी सेट लेकर आएंगे जो कि जनवरी 2021 पर आधारित होगा। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटे से प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।